चलिए दोस्तों, वेलकम बैक और चैनल विशेष क्लासेस। आज की क्लास बड़ी शानदार और जानदार होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग साइंस के टोटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। आज हम लोग कीवर्ड पकड़ेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का हम लोग कीवर्ड से पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि इस बार आपका एग्ज़ाम है तो वीडियो को अंत तक देखें, अन्यथा यहीं से आप जा सकते हो, ठीक है ना। या अगले बार आप एग्ज़ाम देने वाले हो तब भी देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, क्लास 10 के लिए स्पेशल साइंस क्लास है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आज की क्या खास है जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग ध्यान से गौर से समझिएगा, ठीक है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता पूछ रहा है। सिंपल सी भाषा में आप कहना है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है, ठीक है ना। आप सिंपल सी भाषा में कहना है प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है, या जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्लियर। प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या देखने की संवेदना मिलती है, तो ऐसे चीज़ को, वैसे किरण को हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश की विशेषता क्या है। तो पहली बात, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि प्रकाश डैश है तो ऊर्जा का रूप है। दूसरा, प्रकाश जो है ना एक चुंबकीय तरंग है भी है, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, आपको पता है ना। मुझे कमेंट करके बताएं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया है। दूसरी बात, प्रकाश जो है ना सदैव हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की जो चाल होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है, और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इतनी सारी बातें आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। इस सारे चीज़ों को बता सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव में, दोनों में काम आएगा, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप जानते हो कि प्रतिबिंब क्या है भाई, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब में कुछ खास नहीं जानना है, ठीक है ना। इसमें बात समझने वाली क्या है, समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी बिंदु किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी प्रकाश बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश, यहाँ प्रकाश ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कार्य का मात्रा छूट गया है। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, ठीक है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है, बस याद रखना होगा। और काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन का आप लोग देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। अब जानेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हम याद करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। बस उस सेम परिभाषा बना सकते हो। इसमें बता देना कि बस मिलती है, इसमें क्या होती है, मिलती है। और काल्पनिक में क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई मालूम पड़ती है, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है। सेम बात वही है किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश। प्रकाश ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस बात को याद रखना होगा, भूलना नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा, और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी प्रतिबिंब को अगर बात करें तो पहली बात आप लोग याद रख सकते हो कि ये पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना उल्टा होता है। दूसरी बात, काल्पनिक को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है और सीधा होता है। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं तो याद रखिएगा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उल्टे होते हैं, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है ना। जो भी दोस्त अभी इस वीडियो पर पहली बार आए हो ना, तो इसको जो भी है लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को है प्रेस कर लेगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो उसका हमेशा मिलते रहे, ठीक है ना। जो भी नए बच्चे हैं पहली बार आए हैं, चाहे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, इतनी मेहनत तो आप लोग के लिए मैं कड़ी कर सकता हूँ। चलिए, आज का अगले क्वेश्चन, प्रकाश के पर्ण किरण से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझा देना है।
बस समझ लीजिए, यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। सूर्य है और यहाँ से किरण जो निकलेगी, यहाँ से किरण जो निकलेगी, और यहाँ मान लीजिए वायुमंडल है, क्या है भाई, वायुमंडल है, हवा है। इस वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इन किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, इन सारे किरणों को ये कण जो अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ये विकृत करते हैं, फैलाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा, चलिए अच्छी बात है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पर बात किया जाए तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बहुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा काम, ध्यान रखने वाली बात है कि प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है, और वायुमंडल में हमें नीले रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होती है। पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे अधिक किस रंग का परिकीर्णन होती है, तो नीले रंग की होती है। इस बात को भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव क्या है, इसका ऐसे मात्रक बोलना। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र से मीन्स विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश के अंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, इसे भी से सूचित किया जाता है, और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। भी बराबर जो होता है W/Q, यानी आवेश की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उन सारे क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए खासम खास है। ठीक है ना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों के सामने आ रहा है। ठीक है ना, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन में क्या मीन्स नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर है, या क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाना है। नवी माने नया होता है, नवी माने क्या होता है, नया, और नया का मतलब हुआ कि उसके हम दोबारा बनाकर या दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझिए कि वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी ऊर्जा का वह स्रोत जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं या बार बार प्रयोग कर सकते हैं, फिर भी ख़त्म ना हो। तो ऐसे ऊर्जा को, बस इसमें नवीकरणीय में एक ही बात याद रखना है कि एक ऐसा ऊर्जा है जिसको बार बार प्रयोग करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है, जिससे बार बार प्रयोग करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय की बात करें तो सूर्य, ठीक है ना, सूर्य सूर्य जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के रूप में आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर लकड़ी कोई विशेष हम लोग मीनिंग नहीं दे सकते हैं, सूर्य को दे सकते हैं, पवन ऊर्जा को दे सकते हैं, ठीक है ना, जल ऊर्जा को दे सकते हैं। तो ये सारी ऊर्जा जो होगी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगी। अगर बात करते हैं अनवीकरणीय का, तो ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका भंडारण सीमित हो, वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसका भंडारण निश्चित हो, सीमित हो, और आने वाले समय में खत्म होने की प्रबल संभावना हो, तो ऐसे ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला, कोयला का भंडारण निश्चित है, कोयला एक समय के बाद समाप्त भी हो सकता है। पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इस बात को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं धातु अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है ना, तो आप लोग धातु अधातु के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे लोग, और भी कई सारे डेफिनेशन होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कुछ खास अलग बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तत्व के महानतम या अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे उसको धातु के श्रेणी में रखा गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान अगर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा या अंतिम कक्षा में रह जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग धातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे सोडियम में रह जाएंगे, इसमें रह जाता है। इसके अलावा वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, यानी आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और जो ग्रहण करता है वो निगेटिव चार्ज बनाता है। ठीक, तो सोडियम जो है अभी प्रोटॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और मैग्नीशियम जो है ये भी करता है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज की बात आ रही है, ये सारे के सारे धातु के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है ना, अगर बात करते हैं अधातु के बारे में,
तो जिसके बाद अंतिम कक्षा में 5 या 6 या 7 रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन देख सकते हैं, फ्लोरीन देख सकते हैं, या आप वैसे कह सकते हो ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, तो वैसे तत्वों को हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप दोनों जगह देख सकते हो, ठीक ना भाई। जितना हो सके आप लोग एक बार शेयर करो तो सारे के सारे। मैं 1 मिनट इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितना हो सके आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी बैठे हो, जिस क्षेत्र में हो, एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर करो, क्योंकि आज की क्लास बड़ी खास और जानदार होने वाली है, ताकि सारे बच्चे को लाभ हो। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग शेयर करो। अब फटाफट, लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, लाइक की संख्या रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, नए बच्चे हो ना, पहली बार आए हो, तो इसको सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले भविष्य में आपकी कोई सा भी क्वेरी हो, एग्जामिनेशन हो, आप यहाँ से तैयारी आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है, ऐसा बात नहीं है इसमें पैसा वैसा लगता है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल यार, तुम लोग बिल्कुल शेयर करो, मुझे पता है, शेयर करो, जल्द से जल्द शेयर करो। चलो, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत लोग शेयर कर चुके हैं, बहुत खुशी की बात है। और कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि शेयर करें या ना करें, करें या ना करें। भाई कर लिया करो शेयर जो नहीं किए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं भाई, एस्टर क्या होता है। आप लोग को बताए थे, एस्टर जो है एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है, ठीक है ना। क्या है? रासायनिक यौगिक है, जिसका प्रयोग पेय पदार्थों में, आइसक्रीम बनाने में, मिठाई बनाने में, इत्र बनाने में। बस 4 बात याद रखिएगा। एस्टर का प्रयोग पेय पदार्थों में, एस्टर का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में, मिठाई बनाने में और इत्र बनाने में, इस सब एस्टर का प्रयोग होता है। आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है संक्षारण, यानी क्या कहते हैं, संक्षारण रोकने के उपाय बताना है कि आखिरकार हम जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो कहना है कि भाई संक्षारण को रोकने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला, पेंट लगाकर। लोहे के सतहों पर क्या करोगे? पेंट लगा। बस कीवर्ड याद रखिएगा। हम जानते हैं कि लोहे के सतहों पर पेंट लगा देंगे तो क्या हो, संक्षारण इससे रुक सकता है। दूसरी, एल्युमिनियम या जास्ता की परत चढ़ाकर। दूसरी, बस उंगली पे याद रखो भाई, पहला तो पेंट लगा करें, धातु को संक्षारण से रोकना है तो पेंट करना होगा। दूसरी, एल्युमिनियम या जास्ता की परत को, एमिस की परत, जिसे गैल्वेनीकरण आप लोग याद होगा, उसको चढ़ाकर, ठीक है ना। तीसरी बात कह सकते हो कि मिश्र धातु में परिवर्तित करके, किसमें? मिश्र धातु में परिवर्तित करके संक्षारण को रोका जा सकता है। और तीसरा कह सकते हो ग्रीस या वनिस जो है की परत चढ़ाकर हम लोग संक्षारण यानी संक्षारण को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप लोग इसको याद कर लो, एग्जाम में बड़ी काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आज का अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाओ यार, एग्जाम में बहुत ये मज़ा आएगा लिखने में इसको। वर्जन और निष्पादन में हम लोग अंतर समझेंगे, ठीक है ना, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताना कि वर्जन में अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वायु जो होती है ना, वायु की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाता है, जबकि निष्पादन की क्रिया में इसमें वायु अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात, वर्जन का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है, यानी वर्जन का प्रयोग जो है सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है, जबकि निष्पादन का प्रयोग कार्बोनेट और तथा हाइड्रेट अयस्कों में किया जाता है। बड़ी सुंदर बात है। पहला पता है आप लोगों को कि भाई वर्जन में वायु को, यानी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसमें अनुपस्थिति में किया जाता है, इसमें सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है, इसमें कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों के लिए किया जाता है। और तीसरा, वर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। कितना प्यारा सा 3 बातें आप लोग याद रखना है। पहला, वायु की उपस्थिति में गर्म, तो इसमें अनुपस्थिति में गर्म, सल्फाइड अयस्कों के लिए, जबकि कार्बोनेट हाइड्रेट अयस्कों के लिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, जबकि इसमें CO2 गैस का निर्माण होता है। बस कीवर्ड को याद कीजिए, काफ़ी एग्जाम के लिए गर्दा उड़ा दीजिए कि इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। कीवर्ड को पकड़िए, कीवर्ड आप अच्छे से पकड़ ले तो कॉपी कलम के साथ बैठो, जो कीवर्ड है आप लोग उसको लिखते जाओ, याद करते जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज थोड़ा क्लास लंबी हो सकती है, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। अम्ल और क्षार मंत्र बताना है। तो पहली बात कहना कि जल में घुलकर
H+ आयन मुक्त करता है, जबकि ये OH- आयन मुक्त करता है। इतनी बात तो बता सकते हो, जिससे हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है, ठीक ना। दूसरी बात, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, बस याद रखिए खट्टे, अम्ल खट्टे, और क्षार कड़वे होते हैं। तीसरी बात कहिएगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथी बात इसमें कहिएगा जबकि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बस कीवर्ड याद कीजिए, बाकी अपने आप याद है। उदाहरण में दे दीजिएगा दो, ठीक है ना, NaOH और KOH, ठीक है ना, इस बात को समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बातें आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। और जिसको भी PDF चाहिए तो आपको PDF फ्री में, हमें इस PDF फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके लिए आपकी क्लास 10th के लिए 9 सब्जेक्टिव बनाया गया है, आप प्लस में सब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करा दिया जाएगा PDF ऑनलाइन, ठीक है ना। तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको PDF चाहिए, इसी का नहीं और भी विषय का PDF आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो 2-3 PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PDF जो होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, मात्र जो है 49 रुपीज़ पे करना होगा, वो भी ऑनलाइन, ठीक है ना। आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। 49 जो है आपको पे करना होगा। मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 70-911-22-870, ठीक है ना। इस नंबर पे आप क्या करना कि पे फ़ोन हो, गूगल पे हो, या जो भी है, Paytm हो, आप लोग इसे 49 कर सकते हो। आप 49 करने के बाद आप करना क्या, ठीक है ना, 49 पे करने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इसी नंबर पे WhatsApp भी है, उसे क्या करना है कि आपको सेंड कर देना है उस पर, ठीक है ना। जैसे आप सेंड कीजिएगा आपके पास ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मात्र 49 में आपको ये पूरा सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट का आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का भी मिल सकता है, 2-3 आप लोगों का PDF जो है 49 में आपको मिल सकता है, ठीक है। आज की बात करते हैं, आज की क्या खास बात है। LPG क्या है, यह एक अच्छे ईंधन है कैसे भाई। तो LPG का पूरा नाम सबको पता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या नाम है, पहली बात ये देखिए, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, अनवीकरणीय, इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हो, इसको समाप्त होने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है एग्जाम में कि LPG में प्रमुख घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना। लेकिन इसका मुख्य घटक के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ब्यूटेन का। एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि LPG का प्रमुख घटक कौन है, तो ब्यूटेन का नाम दीजिएगा, और ब्यूटेन ना हो तो प्रोपेन भी चल जाएगा, ठीक है ना। यह एक गंधहीन गैस है, इसमें कोई गंध विशेष नहीं होता है, लेकिन इसमें गंध के लिए एथिल, ध्यान दीजिएगा, एथिल मार्केप्टन जो है मिलाया जाता है। देखिएगा गैस जब लीक होती है ना, स्राव होती है, तो कितना बदबूदार स्मेल आता है, तो वह कौन होता है, एथिल मार्केप्टन होता है, जो आपको क्या करता है, बड़ी दूर तक ही स्मेल करा देता है, जिससे पता चल जाती है कि गैस कहीं ना कहीं लीक हुई है। इसके भाई गुण क्या है, पहली बात, LPG ऊष्मा अधिक मात्रा में देता है, ये धुआं रहित है। आप देखिएगा जब गैस पे खाना वाना बनता है ना, तो इसमें धुआं हुआ के नाम का कोई निशानी नहीं होता है। तीसरी बात, इसको जलने से कोई विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। और LPG अभी रेट में तो महंगा है, पहले बहुत ही सस्ता था, समझ सकते हैं, इसीलिए यह एक अच्छा ईंधन भी है, ठीक है ना। इस सारे बात को बता सकते हैं, आपके लिए बड़ी बड़ी मैंने बहुत काम आएगा एग्ज़ाम के लिए। आदर्श ईंधन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि वैसे ईंधन जो अधिक ऊष्मीय मान जिसका अधिक हो, धुआं रहित हो, जिसको जलाने के बाद कोई विषैला पदार्थ मुक्त ना हो, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग एक अच्छा ईंधन भी कहते हैं, एक अच्छा ईंधन का स्रोत भी कहा जाता है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप लोग याद कीजिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप याद करके तो जाओ सही, एग्ज़ाम में 4 चांद लगा के आओगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। इसी बात पर एक बार लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, जो लाइक नहीं किए हैं। चलिए आज के अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है ना। धातुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण का उल्लेख करें। चलिए पहले हम लोग भौतिक गुण को देख लेते हैं। धातु के बाहरी कक्षा में मैंने पहले ही बता दिया था, धातु के बाहरी कक्षा में 1 या 2
या 3 आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तो कहना है कि भाई ये सब धातु है, मेटल से, ठीक है ना। दूसरी बात कि धातुएं जो होती है धनात्मक होती है, सही बात है, धातुएं इसलिए धनात्मक होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आघात वर्धनीय होती है इस, ठीक है ना, जिसको पीट कर पतले पतले चादर भी बनाया जा सकता है, तार भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तन्य इसी का मतलब होता है खींच का तार में परिवर्तित किया जाना। और धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है भाई, चालक होती है, सुचालक होती है, ठीक है ना। धातुओं का अगर बात करें तो क्वथनांक और द्रव्यमांक जो होता है उच्च होता है। एग्जाम में पूछ सकता है धातु में क्वथनांक डैश होता है, तो क्वथनांक और द्रव्यमांक उच्च होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा, बस कीवर्ड से याद कीजिए, कॉपी कलम के साथ बैठिए, इसको याद कीजिए, या पीडीएफ इसको चाहिए पूरा के पूरा पीडीएफ, तो मैंने बोला था आपको 449 जो है पे कर दीजिए ऑनलाइन, नंबर मैंने पीछे दिया था, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और है, धातुएं कठोर होती है भाई, ठीक है, हथौड़ी से पीटने पर इसमें टन टन की आवाज़ सुनाई देती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। रासायनिक गुण देख लेते हैं, धातुओं की रासायनिक गुण क्या होता है। पहली बात, ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। पहली बात है कि धातुएं जितनी भी है ना ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना, ये बात सत्य है। दूसरी बात, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, ये बात सत्य है भाई, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। तीसरी बात जो है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके, धातुएं जो हैं अम्ल से अभिक्रिया करके अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है, इस बात को भी याद रखते हैं, ठीक है। आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, बस ध्यान देना इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब में बस याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक ना, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु को मिलती है या काटती है उस बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, बस इतनी बात याद रखिएगा। आज जिसमें कह देना मिलती हुई प्रतीत होती है, मालूम होती है, तो उससे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, मैंने पहले ही बताया था, पहले ही अभी क्लास जो मैंने कराया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। और ये उसका सीधा होता है भाई, काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है। दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। यह किरणों के वास्तविक रूप से कटान होता है, जबकि ये पीछे बढ़े जबकि इसे पीछे बढ़ने के बाद ही बिंदुओं पर जाकर मिल पाती है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग एकदम जहन में बैठा लो, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। चलो आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्रकाश के परिकिरण से क्या होता है कि इसमें क्या घटनाएं होती हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आज का एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आप याद करोगे, श्वसन और श्वासोच्छ्वास से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो बता देना कि भाई ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि अगर बात करें तो भौतिक क्रिया है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। दूसरी बात, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन जो एटीपी के रूप में संचित रहता है, जबकि इसमें कोई एटीपी सेटीपी नाम का चीज़ नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें भी एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये आंतरिक क्रिया है जबकि बाहरी क्रिया है, ठीक है ना, बस इस अंतर को बता सकते हैं। यह सभी जीवों में होती है, जबकि ये सिर्फ केवल उच्च श्रेणी के जीवों में होती है, इस प्रकार से आप समझा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन सीखना है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो घबराओ मत, एग्जाम के लिए लगे रहो, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसके बात करते हैं विरंजक चून क्या है, इसके गुण और उपयोग हम लोग देख देंगे, ठीक है ना। पहले समझते जाना, यदि सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस की यदि सूक्ष्म बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चून प्राप्त होता है, इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने केल्विन पे इसे गर्म किया जाता है, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण के गुण देख लेते हैं कि भाई ये पीले रंग का चूर्ण होता है, इसमें क्लोरीन का तीखी गंध होती है, ठीक है ना। यह जल में घुलनशील है और यह पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है, ठीक है ना। यह वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन खो देता है, ठीक है ना। उपयोग, कपड़ा कागज के उद्योग में होता है, पेयजल जीवाणुओं को नष्ट करने में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में आपका विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। मैंने क्लास में भी इस क्वेश्चन को कराया था, इसमें कोई शक नहीं है।
चलिए एक और सुंदर सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने है, ठीक है ना। ये तो बड़ी बड़ी खास है भाई, किसमें कोई शक नहीं है। कह देना उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह रहता है उठल रहता है, यानी उभड़ा हुआ रहता है, जबकि अंदर की तरफ क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। कीवर्ड पकड़िए, इसमें जो प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक होती है। उत्तल दर्पण में क्या होती है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि इसमें वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक दोनों बनता है। बस कीवर्ड से याद कर लीजिए, काफ़ी है। इसका प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु से छोटा होता है, जबकि इसमें याद रखिए बड़ा होता है, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। आपको एक इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। बस इन सारे कीवर्ड को पकड़िए और कीवर्ड से पूरा क्वेश्चन को याद करने का टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप जो बिल्कुल समझ रहे हो। एक बार जो बच्चे लाइक शेयर नहीं किए हैं शेयर कर लें, ताकि आगे भी आपको वीडियो इसी प्रकार के मिलता रहे, ठीक है। चलिए, पानी का अपवर्तनांक से क्या समझते हैं भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी पानी का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं बड़ी आसान से। जिसकी अपवर्तनांक निकालना उसको बटा में डाल देना, ठीक है ना। और निर्वात में आप लोग 3 लाख जो होता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल को ऊपर लिख देना, और जिसका पूछेगा उसका नीचे लिख देना। कटा दोगे तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 निकल जाएगा, ठीक है ना। और अपवर्तनांक निकालने का तरीका समझ में आई सभी को। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अब बटा में जिसकी निकालना हो उसकी प्रकाश की चाल निकाल लीजिएगा, तो आंसर आपके हाथ में वो रहेगा, ठीक है ना। अगर बात करें आज की एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। पहला बता देना कि भाई निकट में क्या होता है ना, कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं, बस इतना याद रखिएगा। निकट में निकट दिखाई देगी, दूर नहीं। और दूर में क्या होगा, दूर का स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की नहीं, उल्टा चलता है भाई, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है, जबकि इसके पीछे बनता है, याद रखिएगा। इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जबकि इसका पीछे बनता है। आँख की गोलाई बढ़ जाने के कारण होता है, जबकि एक गोलाई गाय यानी आँखों की गोलाई कम हो जाने की वजह से होता है। एक का बढ़ना जाना, एक को कम हो जाना, ठीक है ना। या दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जबकि इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यानी इस दोष के निवारण के लिए इस लेंसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। चलिए, करेक्ट 24 करेक्ट सोना से आप क्या समझते हो भाई, क्या है ये सब। तो कहना शुद्ध सोना जो होता है 24 करेक्ट का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, यह कोमल नर्म होता है जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। यानी ये जो होते हैं ना कम कोमल होते हैं, और, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो है ना आपके कठोर भी होते हैं। और इसमें इसमें तांबा या चांदी को मिलाकर आभूषण बनाया जाता है। हमारे आभूषण देश में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का सोना होता है, और इसमें 2% जो होते हैं ना तांबा या चांदी को मिक्स करके ही आभूषण बनाया जाता है। इस बात को याद होगा, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे हैं आप वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है ना। कह रहा है रेलवे सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है भाई। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सबको पता होना चाहिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, ठीक है ना, जिसके कारण लाल रंग का पर्णकिरण भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसका पर्णकिरण भी बहुत कम होता है। इसके अलावा बात करें तो वो कुहरा हो यानी कुहासा हो या धुआं हो, इसमें स्पष्ट दिखाई देता है लाल रंग। लाल रंग जो है ना ये सब में स्पष्ट दिखाई देता है। और दूसरा है कि आपका इसका क्या कहते हैं, इसी कारण से इसका प्रयोग जो होता है रेलवे सिग्नलों में किया जाता है। बात है क्लियर। उम्मीद है कि इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जाइलम और फ्लोएम में कुछ अंतर समझते हैं, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम में पहले बताना, जाइलम के निर्जीव तक कोशिकाएं होती है जबकि इसकी सजीव होती है। ज से जाइलम, ज से जल, जल खनिज लवण का ये पहुंचाने का काम करता है, जबकि ये भोज पदार्थों के पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इस बात को भूलना नहीं है। जाइलम नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है ना, जबकि ये ऊपर से नीचे लेकर आता है। आई मीन्स गति करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नए बच्चे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगी, ठीक है ना, और पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए बनकर आएगी, आपके सामने आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग 22 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं। तो जिस बच्चे को PDF चाहिए 449 जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं देता हूँ, 70 911 22 पर कमेंट करें, भेज दें आपको वीडियो तो वीडियो है इसका PDF जो है इसका, और मैथ का जो 900 का सेट बना है, 900 1000 का सेट, उसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, और लास्ट में आप